The IT index itself was down almost 20%, worst month for it since September of 2008. 4 फरवरी 2026 इंडियन स्टॉक मार्केट खुला और पहले एक घंटे के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। HCL, TCS, Infosys, Persistent Systems और विप्रो सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयर रहे। Past 2 weeks, we have seen almost 14% of major fall in the IT index. इंडिया का पूरा IT इंडेक्स TCS, Infosys, विप्रो, HCL ये वो कंपनीज है जिनके ऊपर इंडिया का मिडिल क्लास अभी खड़ा है और ये सब एक ही ट्रेडिंग सेशन में 6% गिर गए। एक्सेंचर नीचे था, 10% कॉग्निजेंट नीचे था, गार्टनर 21% नीचे था और विप्रो और इन्फोसिस जो भारत में भी लिस्टेड हैं प्रो 5% नीचे था, इन्फोसिस करीब 5.5% नीचे था। $60 बिलियन की मार्केट वैल्यू बस कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। अब सोचो $60 बिलियन मतलब कितना होता है। ये अमाउंट कुछ छोटे देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। तो आखिर हुआ क्या? एक अमेरिकन एआई कंपनी है जिसका नाम है एंथ्रोपिक और शायद से जिसके बारे में ज्यादातर इंडियंस को कभी कुछ पता भी नहीं होगा। उसने बस अपना एक प्रोडक्ट रिलीज किया, एक ऐसा सेट ऑफ टूल जो एग्जैक्टली वही काम ऑटोमेट कर सकता है जो इंडिया की आईटी कंपनीज पिछले 30 सालों से करती आई है। कॉन्ट्रैक्ट रिव्यूज, कंप्लायंस ट्रैकिंग, कोड टेस्टिंग, बैक ऑफिस प्रोसेसिंग, ये कुछ ऐसे काम है जिसके लिए इंडिया में 60 लाख लोग हर सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं और ये सारे काम बस एक सॉफ्टवेयर अपडेट ने रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी दिखा दी। कंपनियों को बड़ी मल्टी-बिलियन डॉलर डील देने की क्या जरूरत है? सोचिए ये सॉफ्टवेयर किसी ने यूज करना शुरू नहीं किया था, बस कैपेबिलिटी दिखाने से इतना सब कुछ हुआ। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट नहीं था जिसको किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। ये एक टाइम बॉम्ब था जो 35 साल पहले प्लांट हुआ था और फरवरी 2026 में उस दिन तो बस इस टाइम बॉम्ब की घंटी बजना शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक ये टाइम बॉम्ब फटा नहीं है। बट जिस दिन ये फटेगा, मार्क माई वर्ड्स, that day would be called as one of the darkest day of India। तो इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई? 1991 में इंडिया ने एक डिसीजन लिया था, एक ऐसा डिसीजन जो शायद उस वक्त लग रहा था कि देश को बचा गया। इस एक डिसीजन की वजह से इकोनॉमीज खुल गई, जॉब्स आई, पैसा आया और सच में इस डिसीजन ने $300 बिलियन की इंडस्ट्री भी खड़ी कर दी, लाखों लोगों को मिडिल क्लास में भी ला दिया और इंडिया का नाम टेक्नोलॉजी में दुनिया के मैप पे रख दिया। लेकिन उसी डिसीजन के अंदर एक ऐसा डिजाइन फ्लॉ छुपा हुआ था जो इतना गहरा था कि 35 साल तक किसी को भी ये दिखाई नहीं दिया। तो इन्हीं सारी चीजों को हम लोग लेयर बाय लेयर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो या फिर किसी को जानते हो तो मेक श्योर आप उन्हें भी ये वीडियो जरूर भेजना और एंड तक इसे जरूर देखना। तो अब ये कहानी मुझे आपको समझाने के लिए पहले आपको 1991 का इंडिया कैसे दिखता था ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि 1991 का इंडिया और आज का इंडिया दोनों एक बिल्कुल अलग दुनिया में थे। अब आप बस इमेजिन करो कि एक ऐसा देश है जिसके पास सिर्फ 2 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ है। अब इस 2 हफ्ते वाली बात को अच्छे से समझो। मतलब अगर इंडिया को तेल इंपोर्ट करवाना होता, मेडिसिन लानी होती, मशीनरी मंगवानी होती तो इंडिया के पास सिर्फ 14 दिनों का पैसा था। उसके बाद इंडिया टेक्निकली बैंकरप्ट हो जाता। एक कंट्री जिसके पास उस टाइम पे लगभग 85 करोड़ की पॉपुलेशन थी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज थी और एक मैसिव आर्मी थी, वो कंट्री अपने बिल्स पे ही नहीं कर पा रही थी। ऊपर से हालत इतनी खराब थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 47 टन सोना यानी फिजिकल गोल्ड बार्स प्लेन में लोड करके बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास गिरवी रखने पड़े थे। ये ना मॉडर्न इंडिया के सबसे ह्यूमिलेटिंग मोमेंट्स में से एक था। तो अब इस क्राइसिस के बीच में आए एक नए प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव और उनके साथ आए मनमोहन सिंह एज द फाइनेंस मिनिस्टर और इन दोनों ने मिलकर इंडिया की इकोनॉमी में एक ऐसी सर्जरी की जो पिछले 44 इयर्स में किसी ने नहीं की थी। उन्होंने इंडिया को खोला। इसको हम आज की डेट में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, यानी LPG रिफॉर्म्स। इंडिया का जो पुराना सिस्टम था जिसको लाइसेंस राज कहते थे वो इतना रिजिड था कि आप सोच भी नहीं सकते। नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर है, उनका एक फेमस एग्जांपल है कि उन्हें एक कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए 50 बार दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ते थे। ऊपर से उस टाइम पे एक नया बिजनेस खोलने के लिए 80 अलग अलग गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होते थे। सो बिकॉज ऑफ दिस नोबडी वांटेड टू डू बिजनेस इन इंडिया और विद इंडिया। तो लिबरलाइजेशन ने इंडिया को लिटरली बचा लिया। इकोनॉमी खुली, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, प्राइवेट सेक्टर्स को स्पेस मिला और ग्रोथ शुरू हुई। अब ये सारी चीजें एकदम सच है और इसको डिनाई करना बहुत गलत होगा, लेकिन और इस लेकिन को बहुत अच्छे से सुनना कि लिबरलाइजेशन के अंदर एक बहुत स्पेसिफिक डिसीजन था जो इंडिया की पूरी टेक फ्यूचर को डिफाइन कर गया और वो डिसीजन था सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स ऑफ इंडिया स्कीम जो जून 5, 1991 को लॉन्च हुई थी। अब ये स्कीम क्या करती थी? एकदम सिंपल, इंडिया से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बढ़ाओ, ये इनका प्राइम गोल था।
टैक्स एग्जेम्पशंस दे दो, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स अलाउ कर दो, 100% फॉरेन इक्विटी का रास्ता खोल दो, सारी ब्यूरोक्रेसी हटा दो। यानी सब कुछ इस तरीके से तैयार करो कि इंडिया के इंजीनियर्स बाहर की कंपनी के लिए काम कर सके। और यहाँ पे एक वर्ड पे गौर करना जो इस स्कीम के ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव्स में लिखा था, एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज, प्रोडक्ट नहीं, सर्विसेज। ये एक छोटा सा वर्ड लगता है, लेकिन इसी एक वर्ड ने इंडिया की पूरी टेक आइडेंटिटी डिसाइड कर दी, क्योंकि इसका मतलब ये था कि इंडिया अपना खुद का सॉफ्टवेयर नहीं बनाएगा, इंडिया दूसरों के लिए सॉफ्टवेयर बनाएगा। यानी इंडिया अपने प्रोडक्ट्स दुनिया को नहीं बेचेगा, उल्टा इंडिया अपने इंजीनियर्स को लेबर्स की तरह दुनिया को देगा। और एग्जैक्टली यही हुआ। जब इंडिया का मार्केट खुला तो अमेरिकन एंड यूरोपियन कंपनीज ने इंडिया की तरफ देखा और उन्हें ना एक गोल्ड माइन दिखाई दी। यहाँ पे हजारों इंजीनियर्स थे जो इंग्लिश बोल सकते थे, कोड लिख सकते थे, टेक्निकली कॉम्पिटेंट थे, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका में जो एक इंजीनियर को सैलरी मिलती थी उस सेम सैलरी में इंडिया में 10 इंजीनियर्स हायर हो सकते थे। 10 इंजीनियर्स एक की कीमत पे। ये इक्वेशन इतना पावरफुल था कि किसी को और कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर इसके तुरंत बाद आया Y2K scare। A Senate panel describes Y2K, the year 2000 computer bug, as a worldwide crisis. साल 2000 आने वाला था और पूरी दुनिया में एक पैनिक सा फैल गया कि कंप्यूटर्स क्रैश हो जाएंगे। People were terrified the world was going to end. क्योंकि पुराने जो सिस्टम्स थे वो 2 डिजिट ईयर फॉर्मेट पे चल रहे थे। ये अभी आप जरा सोच के देखोगे तो आपको थोड़ा फनी लगेगा, लेकिन उस वक्त पे ये एक जेन्युइन ग्लोबल क्राइसिस था। बैंक्स, हॉस्पिटल्स, एयरलाइंस, गवर्नमेंट सबको अपने सॉफ्टवेयर्स फिक्स करवाने थे और अर्जेंटली लाखों लाइंस का कोड लिखवाना था, और इस सब के लिए चाहिए थे चीप और स्किल्ड प्रोग्रामर्स, बहुत सारे, बहुत जल्दी। और फिर क्या, इंडिया ने हाथ बढ़ा दिया एज यूजुअल, ये कह के कि हम लोग कर देंगे। और यही से शुरू हुआ वो मॉडल जिसको इंडस्ट्री की लैंग्वेज में बॉडी शॉपिंग कहते हैं। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, इंडिया से इंजीनियर्स उठाओ, अमेरिकन ऑफिस में बिठाओ या फिर इंडिया में ही बिठाओ, फिर उनसे वो कोड लिखवाओ जो अमेरिकन या यूरोपियन कंपनीज चाहती है, और फिर उसका एक बिल भेज दो। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, इंडिया के जो आज सबसे बड़ी IT कंपनीज है, ये सारी की सारी इसी मॉडल के ऊपर खड़ी है। और ये मॉडल इतना ज्यादा इंसेनली सक्सेसफुल रहा कि इंडिया के IT सर्विसेज का रेवेन्यू $250 बिलियन क्रॉस कर चुका था। अब इस चीज की वजह से लाखों लोगों को जॉब मिली। बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव, ये शहर सिर्फ इस एक इंडस्ट्री की वजह से वो बन पाए जो ये आज है। इंडिया की मिडिल क्लास का बैकबोन ये IT सेक्टर बन गया। अब हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना था कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, उसके बाद वो किसी IT कंपनी में लगेगा, ऑन साइट किसी बाहर की कंट्री में जाएगा और वहीं पे सेटल हो जाएगा। अब सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस सब में प्रॉब्लम क्या थी? अब प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत सटल थी और इसीलिए ये 35 सालों तक ये किसी को दिखी भी नहीं। तो देखो, जब भी TCS या इन्फोसिस किसी अमेरिकन बैंक के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करती है तो वो फिनिश सॉफ्टवेयर, यानी जो प्रोडक्ट बनता है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो किसकी होती है? वो होती है एक अमेरिकन बैंक की। इंडियन कंपनी के पास सिर्फ एक चीज होती है, वो है एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका काम खत्म हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाता है, फिर से आपको फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग करनी पड़ती है, फिर से इंजीनियर्स को भेजना पड़ता है और फिर से किसी और के लिए काम करना पड़ता है। अब ये मॉडल ना इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल था कि किसी ने भी पीछे मुड़ के ये सवाल नहीं पूछा कि भाई हम दूसरों का काम क्यों कर रहे हैं, हम लोग अपना खुद का कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते। अब ये सवाल इसलिए नहीं उठा क्योंकि उनके पास पैसे तो आ रहे थे, हर साल बढ़ भी रहे थे, इनफैक्ट कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स भी हो रही थी, लोगों को ऑन साइट जॉब्स भी मिल रही थी और वो लोग वहां पे जाके सेटल भी हो रहे थे। यानी सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था, तो प्रॉब्लम ढूंढने की जरूरत किसी को फील ही नहीं हुई। और इसी के साथ एक पूरा कल्चर डेवलप हो गया। हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उनमें सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या बन गया जानते हो? प्लेसमेंट। ना वहां पे इनोवेशन की कदर होने लगी, ना रिसर्च की, और ना कुछ अपना बनाने की, और ना ही पेटेंट्स फाइल करने की। बस अगर आपको किसी बड़ी कंपनी में कोई बड़ा पैकेज लग जाए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, ऐसा वहां पे माना जाता है। और यही प्लेसमेंट वाली चीज इन कॉलेजेस के ब्रोशर में भी दिखने लगी और मीडिया के ऊपर इनके चर्चे भी होने लगे। तो बस सर्विस कंपनी में लग जाओ, ऑन साइट जाओ और सेटल हो जाओ। ये एक पाइपलाइन बन गई जो IIT से लेकर Tier 3 कॉलेजेस तक हर जगह पे सेम बन चुकी थी। अब आपने जरा सोचो, जब आपने एक पूरी जनरेशन को, एक पूरे एजुकेशन सिस्टम को और एक पूरी इंडस्ट्री को किसी एक ऐसे मॉडल पे ट्रेन कर दिया है जहां पे आप बस दूसरों के लिए काम करना सिखा रहे हो, तो इनोवेशन की मेंटालिटी ही खत्म हो जाती है। आपकी ना वो मसल ही डेवलप नहीं होती है जो कुछ नया बनाना सिखाती है, रिस्क लेना सिखाती है या फिर फेल होने के बाद उठना सिखाती है। क्योंकि हमने तो अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं कि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है। हमने बस उन्हें ये सिखाया कि एक सेफ रास्ता पकड़ो, नौकरी पकड़ो और सेटल हो जाओ। अब ये है इंडिया की IT इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पैराडॉक्स।
बाहर से देखोगे तो दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी लगती है ये, लेकिन अंदर से अगर आप देखोगे तो ये गोल्डन केज है जिसमें बहुत पैसा है लेकिन आजादी ना के बराबर। हम लोग ना अपना कुछ बना नहीं सकते क्योंकि हम अपना कुछ बनाना सीखे ही नहीं है। एक और देश की कहानी सुननी पड़ेगी, एक ऐसा देश जिसने बिल्कुल ऑपोजिट बेट लगाई लगभग उसी सेम वक्त पे। तो अर्ली 2000s में जब इंडिया ये सब कर रहा था और अपने मार्केट दुनिया के लिए खोल रहा था, तब चाइना ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उस वक्त पूरी दुनिया को पागलपन लगा था। चाइना ने गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, अमेज़न सबको बैन कर दिया। चाइना ने अपने पूरे इंटरनेट के अराउंड एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे पूरी दुनिया आज ग्रेट फायरवॉल कहती है। अब वेस्टर्न मीडिया ने इसको प्योरली सेंसरशिप की तरह कवर किया कि फ्री स्पीच पे हमला हो रहा है, इंफॉर्मेशन पे पाबंदी हो रही है, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को कंट्रोल कर रही है। उन्होंने तो इसे एक डिक्टेटरशिप का टैग तक दे दिया। और देखा जाए तो एक लेवल पे ये सच भी है। चाइना में इंफॉर्मेशन कंट्रोल होती है, ये कोई सीक्रेट नहीं है और इसको जस्टिफाई करना गलत होगा। लेकिन इस दीवार का एक और एंगल भी था, एक प्योरली इकोनॉमिक एंगल जो बहुत कम लोग समझते हैं या फिर समझना चाहते हैं। उस दीवार के पीछे चाइना की 140 करोड़ की पॉपुलेशन बैठी थी। ये था दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट और उस मार्केट में अमेरिकन कंपनीज का कंपटीशन बिल्कुल जीरो था। तो जब गूगल बैन हुआ तो चाइनीज लोगों ने बाइडू यूज करना शुरू किया और यही बाइडू आगे चल के चाइना का प्राइमरी सर्च इंजन बन गया। फिर जब फेसबुक बैन हुआ तो टेंसेंट ने वीचैट बना दिया जिसमें सोशल नेटवर्किंग, मैसेजिंग, पेमेंट्स, फूड ऑर्डरिंग, कैब बुकिंग, प्रैक्टिकली सब कुछ एक ही ऐप में हो सकता है। उसके बाद अमेज़न नहीं था तो अलीबाबा और JD.com ने ई कॉमर्स डोमिनेट कर दिया और जब यूट्यूब नहीं था तो डोइन बना जिसको आज बाकी दुनिया टिकटॉक के नाम से जानती है। अब इन सारी चीजों को ना थोड़ा सा केयरफुली समझो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना ने अपने डोमेस्टिक कंपनीज को दो चीजें प्रोवाइड की, पहला है टाइम और दूसरा है एक प्रोटेक्टेड मार्केट। अब जब अमेरिकन कंपटीशन ही नहीं था तो चाइनीज कंपनीज को स्पेस मिला एक्सपेरिमेंट करने का। अब उस स्पेस में वो ग्रो हुए, फेल हुए, दोबारा ट्राई किया, अपने प्रोडक्ट्स इंप्रूव किए और एक एक करके अपने डोमेस्टिक मार्केट में स्ट्रांग होते गए। और जब ये कंपनीज अपने खुद के देश में इतनी ज्यादा मैच्योर और स्ट्रांग हो गई कि अब कंपीट कर सकती थी, तभी जाके उन्होंने उस दीवार से बाहर निकल के ग्लोबली कंपीट करना शुरू किया। जरा बाइटडांस को देखो जिसने टिकटॉक बनाया। ये कंपनी चाइनीज दीवार के पीछे पैदा हुई, अपने डोमेस्टिक मार्केट में पली बड़ी और फिर दीवार के बाहर निकल के पूरी दुनिया जीत ली। आज की डेट में टिकटॉक के 1.5 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स है अक्रॉस द वर्ल्ड। और अब जरा इंडिया की तरफ देखो। इंडिया ने अपना मार्केट ग्लोबल कंपनीज के लिए पूरी तरह से खोल दिया था। वहां पे हमारी खुद की कंपनीज के लिए कोई भी स्ट्रेटेजिक प्रोटेक्शन नहीं थी। तो गूगल, अमेज़न, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सब इंडिया में फ्रीली ऑपरेट करते थे, फ्रीली डेटा कलेक्ट करते थे, फ्रीली उससे पैसा कमाते थे। अब जितने भी सारे इंडियन कंज्यूमर्स थे ना उनके लिए ये बहुत अच्छा था क्योंकि उन्हें दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। लेकिन जितनी भी सारी इंडियन कंपनीज थी इनके लिए एक ऐसा बैटलफील्ड बन गया था जहां पे उनके पास हथियार ही नहीं थे। आप ना इस चीज को एक एग्जांपल से अच्छे से समझ पाओगे। कू नाम का एक इंडियन ऐप था। बेसिकली इट वाज एन ऑल्टरनेटिव टू ट्विटर। इसे गवर्नमेंट बैकिंग मिली, सेलिब्रिटीज ने प्रमोट किया, इनिशियल हाइप भी बहुत तगड़ी बनी, लेकिन 2 साल के अंदर ये बंद हो गया क्योंकि ट्विटर के पास 20 साल का हेड स्टार्ट था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का R&D बजट था और दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स थे। अब इस कंपटीशन में कू जैसे स्टार्टअप का सरवाइव करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। अब आप में से ना कोई शायद ये आर्ग्यू कर सकता है कि भाई मार्केट प्रोटेक्शन से इनोवेशन नहीं होती, फिर कंपटीशन जरूरी होता है। और ये जो चीज आप कह रहे हो ना शायद पार्शियली सही भी है, लेकिन एक चीज याद रखना, चाइना ने अपनी कंपनीज को प्रोटेक्ट किया और फिर उन्हें compete करने के लिए प्रिपेयर किया। वहीं पे इंडिया ने अपने मार्केट खोल दिए बिना अपनी कंपनीज को प्रिपेयर किए। ये जो डिसीजन इंडिया ने लिया था ना वो बहुत हड़बड़ाहट में लिया था और आज चल के आप इसका रिजल्ट देख सकते हो। चाइना के पास आज बाइडू है, अलीबाबा है, टेंसेंट है, हुआवे है, बाइटडांस है। ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल टेक कंपनीज है जो आज की डेट में ग्लोबली भी compete कर रही है। लेकिन इंडिया के पास TCS, इन्फोसिस, विप्रो है। देखो ये भी कंपनीज वैल्यूएबल है लेकिन ये किसी और का काम करती है। इनके पास अपना खुद का कोई ग्लोबल प्रोडक्ट नहीं है जो दुनिया यूज करती हो। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि ये सिर्फ मार्केट प्रोटेक्शन का मसला है तो एक और नंबर देखो। अब ये वो नंबर है जो कोई भी डिस्कस नहीं करता, लेकिन शायद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी कन्वर्सेशन का। इंडिया ना अपने GDP का सिर्फ 0.65% रिसर्च और डेवलपमेंट पे स्पेंड करता है और फ्रीबीज में गेस करके देखो कितना करता है, 20%। वहीं पे चाइना 2.68% स्पेंड करता है, अमेरिका 3.6% स्पेंड करता है और इजराइल ऑलमोस्ट 6% स्पेंड करता है।
अब आपको लग रहा होगा बस 1-2% का फर्क है, लेकिन अगर आप इसे नंबर से समझोगे तब आपको असली गेम पता चलेगा। तो 2024 में इंडिया ने R&D पे लगभग $75 बिलियन स्पेंड किए थे, लेकिन वहीं पे चाइना ने $786 बिलियन स्पेंड किए थे। तो अगर आप चाइना का R&D स्पेंड इंडिया से कंपेयर करोगे तो ये लिटरली 10 गुना है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि यह नंबर पिछले 2 दशकों में चेंज ही नहीं हुआ है। साल 2000 में भी इंडिया का R&D स्पेंड GDP का 0.6% के आसपास था और 2024 में भी ये 0.65% के आसपास ही है। और चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये नंबर वही का वही रहता है। किसी भी पार्टी ने इसको अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाया है। तो यार जब कुछ गधे मिलके किसी गधे को इलेक्ट करेंगे तो और क्या ही आउटकम एक्सपेक्ट करोगे आप। और इसका सीधा मतलब ये होता है कि एज अ कंट्री हमने ये कॉन्शियसली डिसाइड किया कि हम रिसर्च नहीं करेंगे, हम अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, हम बस दूसरों के लिए काम करते रहेंगे। वी वर स्लेव्स एंड वी आर स्टिल स्लेव्स। तो जब आपके सबसे अच्छे इंजीनियर्स सर्विस कंपनी में किसी और के लिए कोड लिख रहे हो और आपकी गवर्नमेंट R&D पे अपने कॉम्पिटिटर्स का 10वां हिस्सा स्पेंड कर रही हो, तो यही से एक बहुत सिंपल सवाल आता है कि अगला इंडियन गूगल या फिर अगला इंडियन एप्पल आएगा कैसे। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडिया कंपनीज नहीं बना रही, असल में प्रॉब्लम ये है कि जो लोग ये कंपनीज बना सकते थे वो इंडिया छोड़ के कब के निकल गए हैं या फिर तेजी से निकल रहे हैं। अब इस कंसेप्ट को लोग ब्रेन ड्रेन कहते हैं, यानी अपने देश का बेस्ट टैलेंट देश छोड़ के बाहर चला जाना। अब ब्रेन ड्रेन को ना आप एक सिस्टम फेलियर की तरह समझो। अब लोग बाहर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें अपना देश पसंद नहीं है। एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो लोग बाहर इसीलिए जाते हैं क्योंकि ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो उन्हें कोई भी एक कंपेलिंग रीजन नहीं देता यहाँ पे रुकने का। जरा आपने एक सिनारियो इमेजिन करके देखो, आप 22 साल के हो, IIT से ग्रेजुएटेड हो। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, इंडिया में एक सर्विस कंपनी ज्वाइन करो जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 15 से 20 लाख। ये एवरेज से काफी ऊपर है। और यहाँ पे आपका काम क्या होगा, किसी अमेरिकन बैंक का 15 साल पुराना सिस्टम मेंटेन करना। अब यहाँ पे रह के अगर आप 5 से 6 साल मेहनत करोगे तो शायद आप टीम लीड बन जाओगे। और बेस्ट के सिनारियो में भी आप हर रोज सुबह उठ के किसी और का सिस्टम फिक्स कर रहे होगे। और वहीं पे ऑप्शन बी क्या है, अमेरिका में गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लो जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी $1,50,000 होगी, मतलब लगभग 1.25 करोड़ रुपीस। और वहां पे आपका काम क्या होगा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो 3 बिलियन लोग यूज करते हैं, जैसे क्रोम, एंड्रॉइड, अजूरे, टीम्स। फिर 4 से 5 सालों में आप एक सीनियर इंजीनियर या फिर प्रोडक्ट लीड बन जाते हो। और अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप बनाना चाहते हो तो सिलिकॉन वैली का पूरा इकोसिस्टम आपके सामने पड़ा है, जहां पे आपको वेंचर कैपिटल्स मिल जाते हैं, मेंटरशिप मिल जाती है, टैलेंट पूल मिल जाता है। अब जरा ऑनेस्टली मुझे सोच के बताओ, अगर आप 22 साल के होते और आपके सामने ये दोनों ऑप्शंस होते तो आप क्या चूज करते। अब ना ये सिर्फ पैसे की बात नहीं रही है, ये इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस की बात भी हो गई है। इंडिया में बेस्ट के सिनारियो में भी आप किसी और का सिस्टम मेंटेन कर रहे हो, लेकिन अमेरिका में वर्स्ट के सिनारियो में भी आप कुछ नया बिल्ड कर रहे हो। और इसकी वजह से जो बीच में गैप क्रिएट हुआ है ना, वो सैलरी के गैप से भी ज्यादा बड़ा है। जरा सुंदर पिचाई का एग्जांपल देखो, जिसके बारे में हम इंडियंस बहुत प्राउड फील करते हैं। चेन्नई में वो पैदा हुए, IIT खड़गपुर में वो पढ़े, फिर स्टैनफोर्ड गए, गूगल ज्वाइन किया, क्रोम ब्राउजर बनाया, उसके बाद एंड्रॉइड डेवलपमेंट को लीड किया और आज की डेट में अल्फाबेट के CEO है, जो $1 ट्रिलियन से ज्यादा बड़ी कंपनी है। अब एक सेकंड के लिए जरा रुको और सोचो, क्या सुंदर पिचाई इंडिया में रहकर ये सब कर सकते थे, और वो भी 1990s के इंडिया में, जहां पे बस एक कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए आपको 50 ट्रिप्स लगानी पड़ती थी दिल्ली की, और जहां पे गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी किसी भी इनोवेटिव आइडिया को कागजी कार्रवाइयों में दफना देती थी। अब ये ना सुंदर पिचाई का फेलियर नहीं है, ये इंडिया के सिस्टम का फेलियर है कि हमने अपने बेस्ट टैलेंट को यहाँ रहने की कोई वजह ही नहीं दी। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक ऐसी साइकिल बन चुकी है जो कभी खत्म ही नहीं होगी। इंडिया टैलेंट बनाता है, फिर वो टैलेंट बाहर जाता है, और फिर बाहर जाके कंपनीज बनाता है और उन्हें वही चलाता है, और अब फिर वही कंपनीज वापस इंडिया में आके ऑपरेट कर रही है, और हम जो है वो उन्हीं कंपनीज में एम्प्लॉइज बन के काम करते हैं। सो द बिगेस्ट आयरनी इज इंडिया प्रोड्यूसेस द CEOs ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनीज बट नॉट द कंपनीज देमसेल्व्स। अब कोई बोलेगा कि भाई इंडिया में भी तो स्टार्टअप्स है, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स है हमारे पास। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, ये सच भी है, लेकिन जरा गौर से देखो कि इंडिया के ज्यादातर यूनिकॉर्न्स आज की डेट में करते क्या
क्या है, फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स, एडटेक, फिनटेक। अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब प्राइमरीली इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट के लिए है और इनमें से ज्यादातर आइडियाज या फिर ज्यादातर स्टार्टअप्स अमेरिकन बिजनेस मॉडल की इंडियन एडेप्टेशंस है। किसी भी चीज को कॉपी करने को मैं इनोवेशन नहीं कहूंगा। इनमें से कितने स्टार्टअप्स के पास अपनी खुद की कोर टेक्नोलॉजी है, कितनों के पास ऐसे पेटेंट्स है जो इंटरनेशनल मार्केट्स में वैल्यूएबल है। आपको ना बस कुछ गिने चुने एग्जांपल्स मिलेंगे जिन्हें मैं एक्सेप्शंस कहता हूं, और ये एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये दिखाते हैं कि जब कोई सर्विस मॉडल से बाहर निकल के सोचता है तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। आप सबसे पहले जोहो को देखो। श्रीधर वेम्बू ने चेन्नई से एक ग्लोबल सास कंपनी बनाई बिना एक भी डॉलर बाहर की फंडिंग लिए, और आज जोहो के 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स है 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में। और ये लोग ना किसी और का काम नहीं कर रहे, ये अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं पूरी दुनिया को। उसके बाद फ्रेशवर्क्स को देखो। गिरीश मात्रभूतम ने चेन्नई से कस्टमर सर्विस प्लेटफॉर्म बनाया जो नैस्डैक पे लिस्टेड है। जरा सोच के देखो, इंडिया की ये पहली सास कंपनी है जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज तक गई है। उसके बाद ब्राउजटैक को देखो। रितेश अरोरा ने मुंबई से एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म बनाया जो आज माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर जैसी 50,000 से ज्यादा कंपनीज भी यूज करती है। लेकिन ये सारे लोग सिर्फ एक्सेप्शंस है, और एक्सेप्शंस पे देश नहीं चलता। यू आर एक्चुअली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर मासेस। और हमारा जो इंडिया का सिस्टम है वो प्रोडक्ट कंपनीज बनाता ही नहीं। इंडिया का सिस्टम बस एम्प्लॉइज बनाता है जो दूसरों के लिए काम करते हैं, और पिछले 35 सालों से यही करता आया है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो इस पूरी कहानी को एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पे लेके जाएगा, क्योंकि अभी ना कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिसने 1991 वाले डिसीजन को एक टिकिंग बॉम्ब में बदल दिया है। याद है मैंने शुरुआत में आपको बताया था 4 फरवरी 2026 के बारे में, जब इंडियन आईटी स्टॉक सिर्फ एक ही दिन में इतने ज्यादा क्रैश हो गए थे। अब वो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी समझोगे आप। पिछले 2 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी रैपिडली एडवांस हुआ है कि वो अब सब कुछ कर सकता है जो इंडिया की आईटी कंपनीज पिछले 3 दशक से करती आई है। कोड लिखना, कोड टेस्ट करना, सिस्टम्स मेंटेन करना, बग्स फिक्स करना, डॉक्यूमेंटेशन बनाना, कंप्लायंस चेक करना, यानी वो पूरा का पूरा काम जो इंडिया के 60 लाख आईटी प्रोफेशनल्स करते हैं, अब एआई उसको फास्टर, चीपर और बहुत से केसेस में बेटर कर सकता है। अब समझो कि ये स्पेसिफिकली इंडिया के लिए क्यों इतना डेंजरस है, क्योंकि इंडिया की पूरी आईटी इंडस्ट्री का बिजनेस एक सिंपल इक्वेशन पे खड़ा है जिसको इंडस्ट्री में लेबर आर्बिट्राज कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब सिंपल है, एक अमेरिकन इंजीनियर की जगह 10 इंडियन इंजीनियर्स हायर करो। ये इंडियन इंजीनियर्स आपको वही काम करके देंगे लेकिन कॉस्ट 10 गुना कम होगी। अब ये इक्वेशन 30 सालों से ब्यूटीफुली चल रही थी और इस पे लाखों करोड़ों का बिजनेस भी बन चुका था, लेकिन एआई ने इस इक्वेशन को फंडामेंटली तोड़ दिया है, क्योंकि अब 10 इंडियन इंजीनियर्स की जगह पे एक एआई टूल अगर आप रख देते हो तो आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है और आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो वो जो कॉस्ट एडवांटेज जो इंडिया का यूएसपी था वो अब एआई ने इररिलेवेंट बना दिया है। इसीलिए फरवरी 2026 में जब निफ्टी आईटी इंडेक्स पूरे महीने में 24% गिरा तो ये कोई रैंडम मार्केट करेक्शन नहीं था, ये एक्चुअली ना इन्वेस्टर्स का एक वर्डिक्ट था। मार्केट ये कह रहा था कि ये बिजनेस मॉडल अब आगे काम नहीं करेगा और हमें यहाँ से अपने पैसे निकालने हैं। और अभी अगर आप नंबर्स देखोगे तो और भी ज्यादा स्केरी पिक्चर बनते जाती है। टीसीएस ने, जो इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे स्टेबल और सबसे रिस्पेक्टेड आईटी कंपनी है, उन्होंने 12,000 लोगों का ले ऑफ किया। टीसीएस ने करीब 12,000 एम्प्लॉइज को नौकरी से हटाने का प्लान बनाया है। ये दुनिया भर में कंपनी के एम्प्लॉइज की कुल संख्या का 2% है। कंपनी की पूरी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ले ऑफ है ये। इन्फोसिस ने अपनी फ्रेश हायरिंग पे फ्रीज लगा दिया है। नए ग्रेजुएट्स को ऑनबोर्ड ही नहीं कर रहे ये लोग। जरा इस चीज को सोच के देखो, इसका स्केल कितना बड़ा है। इंडिया हर साल 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है और अब उनमें से 10 में से एक को भी आईटी सेक्टर में जॉब नहीं मिल रही। ऊपर से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो दिल्ली में हुआ था, वहां पे इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकानी ने एक बात कही जो बहुत लोगों के कान में बजनी चाहिए थी। The resentment of the blue collar worker led to the train wreck of globalization. The resentment of the white collar worker is going to lead to the train wreck of AI. जरा सोच के देखो, ये इन्फोसिस का चेयरमैन बोल रहा है। वो कंपनी जिसने इस पूरे मॉडल को बिल्ड किया, वो खुद ये चीज एक्सेप्ट कर रहा है कि ये मॉडल अब डेंजर में आ चुका है। ऊपर से नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्स्ट के सिनेरियो में इंडिया के टेक सर्विस सेक्टर जो अभी 70 से 80 लाख लोगों को एम्प्लॉय करता है, वो 2031 तक घट के 60 लाख तक आ सकता है। मतलब लगभग 15 से 20 लाख जॉब्स खत्म हो सकती है, और वो भी इंडिया के सबसे ऑर्गेनाइज
सबसे वेल पेइंग सेक्टर में से। यानी 15 से 20 लाख ऐसे लोग होंगे जो अपनी डेली नीड्स भी पूरी नहीं कर पाएंगे, अपना घर का EMI नहीं भर पाएंगे। अब अगर इस लेवल पे मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट आ गई तो जरा इंडिया का हाल सोचो। टेक्नोलॉजी यूज करना और टेक्नोलॉजी ओन करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज इंडिया दूसरों की टेक्नोलॉजी यूज करता है, गूगल का सर्च इंजन यूज करता है, Amazon का क्लाउड यूज करता है, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर यूज करता है और ओपन AI का AI यूज करता है। कल का इंडिया वो होना चाहिए जो अपनी टेक्नोलॉजीज दूसरों को यूज करने दे, जैसे आज की डेट में चाइना और अमेरिका करते हैं। और देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, इंडिया ने ऑलरेडी एक बार ये करके दिखाया है। जरा आप UPI को देखो, गवर्नमेंट ने डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, प्राइवेट कंपनीज ने उस पे बिल्ड किया और आज इंडिया का UPI सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब उस पे चल रहा है और ये चीज ना हमारी खुद की है, इसे हम लोगों ने मिलकर बनाया है। और आज दुनिया के दूसरे देश इंडिया से ये टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं। तो जब इंडिया अपना खुद का टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है तो क्या होता है, UPI इसका एक लाइव प्रूफ है। अब हमें यही अप्रोच AI में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, सेमीकंडक्टर में और डेटा गवर्नेंस में अपनानी होगी। लेकिन द सैड पार्ट इज रेस बहुत आगे निकल चुकी है। अमेरिका में 2025 में सिर्फ AI स्टार्टअप्स में $121 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ और वही चीज इंडिया में सिर्फ $1.2 बिलियन की थी। लिटरली यहाँ पे 100 गुना का फर्क है और इसीलिए इंडिया के पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि AI रिवॉल्यूशन ऑलरेडी अपने फुल स्पीड पे चल रहा है और अमेरिका और चाइना ऑलरेडी इसमें बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर इंडिया ने अगले 5 से 7 सालों में अपना AI इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स नहीं खड़े किए, अपनी सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज खुद से डेवलप नहीं की, तो फिर ये गैप इतना बड़ा हो जाएगा कि इसे भरना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो 1991 में इंडिया के सामने एक चॉइस थी, सर्विस देना या प्रोडक्ट बिल्ड करना। इंडिया ने सर्विस देना चूज किया, 35 साल तक पैसे कमाए और अब AI ने वो सर्विस ही खा ली है। अब 2026 में फिर से आपके पास एक चॉइस आ चुकी है, दूसरों की AI यूज करना या फिर अपनी खुद की AI बनाना। और अगर हमने फिर से वही गलती की तो आज से 10 साल बाद भी कोई ना कोई इस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाएगा कि कैसे इंडिया के पास टैलेंट तो है लेकिन कंपनीज नहीं। ये चैनल इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि हम वो कन्वर्सेशन कर सके जो मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई भी नहीं करता। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सुपर पावर्स के बारे में हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखना। और अगर आपके पास भी ऐसे कोई सवाल है तो इन्हें कमेंट में जरूर पूछना। I'll see you in the next one.